बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर डिस्कशन चैप्टर नंबर 21 फर्स्ट हाफ। पहले ऑब्जेक्टिव की मैंने की एक बोर्ड के साइड पर लिख भी दी है, मजीद हम डिस्कस भी करेंगे। इसमें अगर कोई मिसिंग होगी, कोई सही नहीं होगा तो उसको फिर एंड पर करेक्ट भी कर लेंगे। हाँ जी, पहला है द मास इफेक्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज 0.0303 एटॉमिक मास यूनिट। What is the binding energy per nucleon for helium? मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाले आर्टिकल में ये हीलियम की वैल्यूज मास डिफेक्ट की और बाइंडिंग एनर्जी की फाइंड की गई हैं। वहां से आपको याद भी करना पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरा कि अगर ये नहीं याद तो इस तरह हमें एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू एनर्जी में, और वो है रफली 730 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्होंने मास लिया है 0.0303 एटॉमिक मास यूनिट का, तो हम 731 को इस 0.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह हमारे पास वैल्यू आंसर आ जाएगा जो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटा ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? 40 ऑप्शन रॉन्ग है। केमिकल रिएक्शन वगैरह से किसी भी एक्सटर्नल मेथड से रेडियोएक्टिविटी अफेक्ट नहीं हो सकती, ना टेम्परेचर से, ना प्रेशर, ना किसी और एक्सटर्नल अफेयर से। ये प्योरली स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद अमल होने वाला एक्शन है। हम एक्सटर्नल मीन से इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह 40 ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इज। इंटरेक्शन वाले आर्टिकल में आयनाइजेशन, रेन वगैरह की इंटरेक्शन दी हुई है, तो फिर इस तरह हमारे पास जहां पर मेन इंटरेक्शन हम बीटा आयनाइजेशन को टिक करेंगे कि जब भी रेडिएशन मैटर में एंटर होंगी तो आयनाइजेशन का फिनोमिना करेंगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगी और इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेंज ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन डेल्टा ऑल ऑफ दीज। ये भी इंटरेक्शन वाले आर्टिकल में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ही है कि पार्टिकल की जो रेडिएशन है उन पार्टिकल्स की चार्ज, मास और एनर्जी पर रेंज या पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड करती है। तो इस तरह फोर्थ का डेल्टा। नेक्स्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी डैश इंटरैक्ट्स विद मैटर। ये भी इंटरेक्शन वाले आर्टिकल में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है हमारे पास गैमा की इंटरेक्शन कि अगर गैमा की एनर्जी लेस देन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होगा। अगर फोटॉन की एनर्जी 0.51 से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो क्वांटम इफेक्ट, और अगर गैमा की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो पेयर प्रोडक्शन। तो यहां पर चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ रहा है तो लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट, GM काउंटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन बोथ A and B रेंज और पेनिट्रेशन पावर फाइंड करने के लिए हम GM काउंटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी ऑफ द यूरेनियम 230 हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम 238 इज 40 ऑप्शन 4.5 × 10⁹ years। हाफ लाइफ वाला जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में एक पूरा पैरा है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ दी हुई है, जिसमें रेडियम की, आयोडीन की, इस यूरेनियम 238 की, यूरेनियम 239 वगैरह की। तो उस पैरा की मदद से 40 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a sample contains n radioactive nuclei after 4 half lives. The number of nuclei decayed is beta 15 9/16। इसमें हमें चार्ट बनाना पड़ता है, टर्न बाय टर्न देखना होता है और वो आसान है, ऐसी कोई बात नहीं।
यानी फॉर एग्जांपल शुरू में n है तो एक हाफ लाइफ के बाद n/2 रिमेनिंग होंगे और n/2 डिके हो जाएंगे। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ यानी n/4 रिमेनिंग और n/4 ही डिके हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ यानी n/8 रिमेनिंग और n/8 ही डिके। और लास्ट में फोर्थ हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ यानी n/16 रिमेनिंग और n/16 ही डिके। तो ये जो नंबर आ रहे हैं जो मैंने एरो के आगे लिखे हैं, ये नंबर्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग आफ्टर हाफ लाइफ। तो अब बाज़ दफा नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग नहीं पूछता, नंबर ऑफ एटम्स जो डिके हो चुके हैं वो पूछे जाते हैं 2, 4, 5, 7 हाफ लाइफ के बाद। तो हमें करना क्या होगा, शुरू में देखिए n थे और 4 हाफ लाइफ के बाद आ गए n/16, ये बच गए हैं। तो जो बाकी हैं वो सारे के सारे डिके हो गए। तो जो डिके हो गए हैं उनको फाइंड करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ये इनिशियल थे और ये बचे हुए हैं, तो इनको हम माइनस करेंगे यानी n-n/16 इज इक्वल टू 15 n/16। ये नंबर ऑफ एटम जो डिके हैव बीन डिकेड, ये तरीका होगा फाइंड करने का। तो इसी के मुताबिक फिर आंसर बनता है बीटा इस क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन गामा रेज आर एमिटेड द न्यूक्लियर मास नंबर। जब गामा मीट हो तो ना मास नंबर चेंज होता है ना चार्ज नंबर चेंज होता है, सेम रहता है। तो इस तरह बीटा ऑप्शन डज नॉट चेंज। द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डेल्टा ऑप्शन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। टाइम के साथ साथ रेडियोएक्टिविटी का जो डिके है, फॉल है, वो कम होता चला जाता है, लेकिन लीनियरली कम नहीं होता, एक्सपोनेंशियली कम होता है। इस तरह देखें, ये ग्राफ जो हमारी बुक में है, यहां पर हॉरिजॉन्टल में टाइम t, वर्टिकल में नंबर ऑफ एटम्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो शुरू में हमारे पास थे। अगर ये डिकेइंग जो प्रोसेस है, नंबर ऑफ एटम जो कम हो रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए कम होते चले जा रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, अगर ये लीनियर प्रोसेस है तो फिर इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। तो यहां पर हम अगर इस तरह का ग्राफ बनेगा तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स या रेडियोएक्टिव प्रोसेस डिक्रीजेस लीनियरली। लेकिन ऐसा ग्राफ नहीं दिया हुआ, बल्कि जो ग्राफ हमारी बुक में दिए हुए हैं वो इस तरह का है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं मैथ्स के वर्ड्स में। तो इसलिए हम कहेंगे कि रेडियोएक्टिव प्रोसेस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोरोसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ। ये बुक की डेफिनेशन ही इंट्रोडक्शन वाले आर्टिकल में जो ग्रीन से अंडरलाइन की हुई है उसी के मुताबिक फ्लोरोसेंस में होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी पार्टिकल एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी जो विजिबल रेंज में लाई कर रहे हो वो रेडिएशन एमिट होती हैं, इसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो यहां सिर्फ एब्जॉर्ब का पूछा गया था, तो हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होंगी, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट, by emitting beta particles and gamma particles simultaneously by nucleus, the nuclear changes by the nucleus जो होगा वो कैसे चेंज होगा। देखो अभी थोड़े पहले बात की थी कि जब गैमा मिट होगा तो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आएगी, जब बीटा मिट होगा तो न्यूक्लियस का एक चार्ज बढ़ जाएगा, मास सेम रहेगा। अल्फा मिट होगा तो न्यूक्लियस का 2 चार्ज कम हो जाएगा, मास भी 4 कम हो जाएगा, माइनस। अब यहां पर बीटा की बात की है
तो इस तरह चार्ज एक बढ़ेगा, गैमा की वजह से कुछ नहीं होगा। तो फिर हम ऑप्शन बीटा +1 को टिक करेंगे। नेक्स्ट, विच इज ट्रू फॉर अल्फा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज? दोनों आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अल्फा की आयनाइजेशन ज्यादा है, गैमा की कम है, लेकिन बहरहाल प्रोड्यूस करती है। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज। ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के एंड पर आखिरी लाइंस में ये वैल्यूज दी हुई है। बीटा ऑप्शन 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये करेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल? हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों है? ये एंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। दो रीजन की वजह से ये जो हैवी न्यूक्लियाइज हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी लेस। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस होगी वो स्टेबल नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियाइड is very less, so it has less stability. फिर दूसरी बात कि ये जो हैवी न्यूक्लियाइड होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी तादाद ज्यादा। अब जब जाहिर है प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, और उस रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से इनके दूर दूर यानी इसके टूटने का चांस ज्यादा है। फिर अगली बात, जब ये हैवी न्यूक्लियाइड है इसमें न्यूक्लियॉन्स की तादाद ज्यादा है, ये न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा साइज हो जाएगा। साइज ज्यादा होने की वजह से शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेस इफेक्टिव हो जाती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है ये शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये लेस हो जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की जो इनके दरमियान अट्रैक्ट करके इस न्यूक्लियस को स्टेबल कर रही थी, तो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज लेस इफेक्टिव, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो रिपल्शन है इन न्यूक्लियन के दरमियान बिकम ये बढ़ गई, रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई, तो नतीजा स्टेबिलिटी भी कम हो गई। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है, बड़ी आसान सी। मास डिफेक्ट की थी डेल्टा M इज इक्वल टू Z mass of the proton plus A minus Z mass of the neutron और माइनस कैपिटल M मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी की जो इक्वेशन है वो इन्हीं के साथ C मल्टीप्लाई आ जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। आइंस्टाइन की इक्वेशन की वजह से तो इस तरह इसी के साथ हम C स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हुए इसको हम लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर। इफ U230 392 decays twice by alpha emission, what is the resulting isotope? हाँ जी, U92 233 दो अल्फा अमिट किए हैं। ये एक अल्फा अलग-अलग रिएक्शन लिख लें या इकट्ठा 2 करके लिख लें, और इस तरह जो नया एलिमेंट बनता है वो हमने लिखना है। अब देखिए 4 2 और 2 4 कम हो गए, पहले 92 थे,
92 में से ये दो अलग निकल गए, ये भी दो निकल गए, तो बाकी बचेंगे 88। तो जो नया एलिमेंट बनेगा इसका चार्ज नंबर 88 होगा। इसी तरह टोटल मास नंबर 233 था, एक अल्फा के साथ 4, दूसरे अल्फा के साथ भी 4 बाहर निकल गए, टोटल 8 चले गए। तो 233 में से 8 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225 शायद बन जाएगा। हाँ, तो इस तरह ये जो नया एलिमेंट बनेगा जिसे डाटा न्यूक्लियाइड बोलते हैं, इसका चार्ज 88 और मास 225 और ये रेडियम होता है जिसका मास 225 और चार्ज 88। Next, what is the radioactive decay? Give an example. Radioactive decay is a spontaneous nuclear reaction. It is a spontaneous nuclear reaction in which a nucleus of an element changes into another form by emitting any of the radiations alpha, beta or gamma. The element formed is called the daughter nuclide. ये इसकी डेफिनेशन और इसकी कोई भी एग्जांपल देते हुए रेडियम की जो रेडॉन में कन्वर्ट होता है, थोरियम वगैरह की जो अभी लिखा था, रेडियम 88 226 जब अल्फा अमिट होगा 2He4 तो रेडॉन गैस में बदलेगा जिस पे चार्ज 86 और मास 222। कोई भी 2-3 एग्जांपल इस तरह लिखते हुए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, a particle which produces more ionization is less penetrating. Why? एक पार्टिकल जो ज्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, पेनिट्रेट कम करता है, वजह। ये भी एंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन। जब एक पार्टिकल ज्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर है आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो अपनी ज्यादा एनर्जी आयनाइजेशन में इस्तेमाल कर रहा है। जब उसने अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर ली आयनाइजेशन के प्रोसेस में तो उसके बाद एनर्जी कम बचेगी, नतीजा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम हो जाएगी। हाँ, तो ये आंसर दोबारा सुन ले। If a particle is producing more ionization, then it means it is using much of its energy in producing the ionization phenomena. Therefore, will be left with less energy to penetrate. Next, to find the mass effect and binding energy of the deuteron nucleus. The experimental mass of the deuteron is 3.3435 into 10⁻⁻27 kg. ये एग्जाम्पल है शायद पहली एग्जाम्पल मास डिफेक्ट वाले आर्टिकल में जो आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट, इफ अ न्यूक्लियस हैज a half-life of 1 year, does this mean that it will be completely decayed after 2 years? एक न्यूक्लियस है जिसकी हाफ लाइफ 1 साल है, क्या 2 सालों के बाद वो पूरा खत्म हो जाएगा? ये भी एंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन। नहीं, वो खत्म नहीं होगा। 1 साल बाद आधा है तो अगले यानी दूसरे साल के बाद 1/4 बच जाएगा। किसी भी एलिमेंट को कंप्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। दोबारा सुन लें इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नो, इट विल नॉट बी डिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स या आफ्टर 2 years. After 2 half lives, it will be left, the remaining element will be 1/4 of its initial element. 1/4 of its initial element. For complete decay, every element require infinite time. Next, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी का ही है, ये भी एंड एक्सरसाइज का ही।
कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम उन्होंने लिखा है, हाफ लाइफ है 1.6 × 10⁻³ ईयर्स। अर्थ की वो टाइम स्पेन कह रहा है 5 बिलियन ईयर्स है। तो हमें अभी तक ये रेडियम क्यों मिलता है, इतने सालों बाद इसे खत्म हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, कंप्लीट डिके होने के लिए हमें इन्फिनाइट टाइम चाहिए। तो चूंकि ये इन्फिनाइट नहीं दिख रहा तो इसलिए हमें मिलेगा वही आंसर जो पहले कहा था, वही आएगा कि एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट द न्यूक्लियाइड रिक्वायर infinite time for complete decay. Since the lifespan of the earth is not an infinite, so we will found every radioactive nuclide in nature still. Next, question number 9. Explain how alpha and beta particle may ionize an atom without directly hitting the electrons. What is the difference in the action of the two particles for producing ionization? ये भी एंड एक्सरसाइज का कि बगैर हिट किए कैसे आयनाइज कर सकते हैं। बगैर हिट के लिए आयनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसके नजदीक से कोई अल्फा गुजरेगा या इसके नजदीक से कोई बीटा गुजरेगा तो फिर ये अल्फा जाहिर है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर अमिट हो सकता है। या अगर बीटा गुजरेगा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इस रिपेल्शन की वजह से भी ये बाहर अमिट हो सकता है। तो इस तरह बगैर हिट किए इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया जा सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। फर्क ये है, इलेक्ट्रॉन अगर अल्फा पार्टिकल है तो ये अट्रैक्शन के जरिए से, और अगर बीटा पार्टिकल है तो रिपल्शन के जरिए से आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा। दूसरा फर्क ये है क्योंकि इस अल्फा पे चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस पे चार्ज 1 है तो ये लेसर आयनाइजेशन, लेसर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह इसका आंसर बन गया। दोबारा सुन लें इस क्वेश्चन नंबर 9 का कि alpha and beta particle can या may ionize an atom by exerting the electrostatic force of attraction or repulsion। फिर अलग अलग लाइन में लिखेंगे alpha will exert attractive force on the electron being positive charge on it, and beta will exert repulsive force on the electron having negative charge on it। फिर अगली लाइन में also as alpha particle has greater charge, so it will exert the greater electric force and so produce the greater ionization, and beta particle has less charge on it, so it will apply exert the lesser electrostatic force and so produce the lesser ionization। Last, why Geiger counter is not suitable for fast counting? फास्ट काउंटिंग के लिए गाइगर क्यों नहीं है? इसमें डेड टाइम होता है, उसकी वजह से ये फास्ट काउंटिंग नहीं कर सकता। ड्यू टू द डेड टाइम ऑफ द जीएम काउंटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ सेकेंड, इट कैन नॉट काउंट या इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फास्ट काउंटिंग। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट यू मेंट बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन करनी है और ये पूरा आर्टिकल जो हमने एक्सप्लेन करना है आसान सा बुक में है, उसी के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट, व्हाट आर रेडिएशन डिटेक्टर्स, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द विल्सन क्राउच चैम्बर फॉर डिटेक्टिंग न्यूक्लियर रेडिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्टर, रेडिएशन डिटेक्टर वो डिटेक्टर जो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकें, और इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग यानी पूरा आर्टिकल ये विल्सन क्राउच चैम्बर का आएगा। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारा पेपर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 21 का फर्स्ट हाफ ये कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 21 का फिर वो नेक्स्ट होगा सेकेंड हाफ इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफ़िज़।